गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं धरणीधर वैष्णव और इतिहास की क्लास में आगे बढ़ते हुए सिंधु सभ्यता हम पढ़ रहे हैं और सिंधु सभ्यता की हमारी लगभग 5 क्लास हो चुकी है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इसी क्रम में, देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसको क्रमिक रूप से प्रारंभ किया है। सिंधु सभ्यता को विस्तार से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को छोटा छोटे रूप में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय की आर्थिक स्थिति क्या थी। देखिए, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी सभ्यता संस्कृति, किसी भी देश का आधार होती है। यहाँ भी सिंधु सभ्यता का आधार आर्थिक व्यवस्था या इसका व्यापार वाणिज्य या इनका जो आर्थिक ढांचा था वही इनकी कह सकते हैं सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार था। यहाँ इस सिंधु सभ्यता की बात करें तो हम इसमें 4 चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति में बात करें तो नंबर 1 हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कृषि, क्योंकि किसी भी सभ्यता का या किसी भी देश की जो आधारभूत अर्थव्यवस्था होती है उसका मुख्य आधार कृषि ही मानी जाती है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे यहाँ पर पशुपालन, तो दूसरे नंबर पर कृषि के साथ पशुपालन। नंबर 3 जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ का शिल्प, क्योंकि शिल्प भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान था जिसका व्यापार में। नंबर 4 हम पढ़ेंगे व्यापार। इन 4 चीजों को हम क्रमिक रूप से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कृषि और पशुपालन। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास केवल इतिहासकारों के अनुमान के आधार पर, उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि क्या यहाँ की कंडीशन रही थी। तो इनमें एक एक करके कुछ चीजें हमें जो याद करनी है। याद करने का मतलब यह है कि कहां से उत्खनन में क्या चीज प्राप्त हुई है। जैसे कृषि की बात करें तो कृषि में चावल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें थी, कपास को क्या कहते थे। तो कुछ इस तरह के शब्द यहां हमें याद करने हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कृषि से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में कृषि, और कृषि अर्थव्यवस्था का आधार, सबसे महत्वपूर्ण आधार है कृषि। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि कृषि यहाँ पर अधिकतर लोगों का व्यवसाय थी। अधिकतर लोगों का क्या था? पहली बात हमेशा होती है, आज भी है, कि देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक लोग अगर जुड़े हुए होते हैं तो अधिकतर लोग तो कृषि से होते हैं। तो अधिकतर लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। पहली महत्वपूर्ण बात। अब कुछ अवशेष की बात करें, हम यहाँ पर फसलों की बात करें, अवशेषों की बात करें, तो सबसे पहले हम कालीबंगा में चलते हैं। कालीबंगा में हड़प्पा से पहले की, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि कालीबंगा से 7 स्तरों की खुदाई हुई है, यानी एक नहीं 7। कालीबंगा से पहले भी 7 बार यहाँ सभ्यता बनी, लोगों का निवास स्थान था, वो बिगड़ गई, पतन उसका हुआ। तो उन 7 स्तरों से, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण है, कालीबंगा से क्या हुआ है? हड़प्पा पूर्व के, हड़प्पा से जो पहले की कुछ सभ्यताएं हैं उसकी में कुछ हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। हल जोते जाते थे तो वो साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगा से। महत्वपूर्ण चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उससे पूर्व के हल रेखा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो वो है कालीबंगा। अब यहाँ की फसलों की बात करें, कुछ हम फसलें देखेंगे कि कौन सी फसलें महत्वपूर्ण थी। तो जो आज है वही महत्वपूर्ण फसलें हुआ करती थी। नंबर 1 पहली फसल हम बात करते हैं चावल के बारे में। चावल इस सभ्यता का महत्वपूर्ण फसल के रूप में माना जाता है, जो गुजरात और राजस्थान में उत्पादन होता था। कहां पर? गुजरात और राजस्थान में चावल का उत्पादन उस समय सिंधु सभ्यता में होता था। अब चावल के जो अवशेष हैं, तो जैसे चावल की भूसी की बात करें, चावल की भूसी कहां से प्राप्त हुई है? रंगपुर और लोथल। लोथल और रंगपुर से क्या प्राप्त हुई है?
चावल की भूसी प्राप्त हुई है, ध्यान रहे चावल की भूसी रंगपुर, और लोथल से प्राप्त हुई है। जले हुए चावल के अवशेष हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ पर कोई यज्ञ का विधान रहा होगा। जले हुए चावल, तो जले हुए चावल का अवशेष ढूंढ लिया इतिहासकारों ने। तो जले चावल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कोई धार्मिक अनुष्ठान किया होगा, उसमें यज्ञ आहुति में दी होगी, तो ये अवशेष यहां से मिले हैं। चावल के बारे में महत्वपूर्ण चीज यही है कि गुजरात राजस्थान में उत्पादन होता था, भूसी लोथल से मिली है और रंगपुर से। जले हुए चावल के अवशेष कालीबंगा से। नंबर दूसरी फसल की बात करें तो वो फसल यहां पर थी गेहूं और जो मुख्य खाद्यान्न थे। देखिए आज भी मुख्य खाद्यान्न यही तीन चीजें हैं, तो गेहूं और जौ क्या थे? इस सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न फसल थी, यानी इन्हीं के सहारे लोग अपना जीवन यापन करते थे। कुछ अन्य की बात करें इनके अलावा, फसलों के बारे में चावल और गेहूं के बारे में हो चुकी हैं, और अब जो अन्य हैं वो देखिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3 जो 3 हो चुकी है लगभग, तो कुछ अन्य है जैसे सरसों के शाक से, सरसों जो प्राप्त हुई है, सरसों भी इस सभ्यता में अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो सरसों के साग से प्राप्त हुए हैं वो है कालीबंगा और चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंध में, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा और चन्हुदड़ो से किसके साग से प्राप्त हुए? सरसों के साग से प्राप्त हुए। कुछ अन्य फसलों की बात करें, अन्य फसलों में, तो अन्य फसलों में मटर है, मटर। इसके अलावा बात करें तो तिल, सौंफ, खजूर, तरबूज, बाजरा, ये कुछ महत्वपूर्ण है। मटर के अलावा बाजरा, राई, तिल, ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें थी जिनमें खजूर भी एक विशेष था, क्योंकि खजूर प्राचीन काल से नदियों के किनारे होता आया है, तो ये भी उत्पादन करने, क्योंकि एनर्जी काफी मिलती है खजूर से, तो ये उत्पादन करते थे, खजूर और तरबूज। तो ये तो कुछ फसलें थी जो इस काल में मिली है। यहां पर एक हम बात करेंगे विशेष रूप से कपास के बारे में। देखिए प्रश्न यहां अगर बनता है तो इन फसलों में ज्यादा कोई विशेष नहीं, यहां ये बनता है कि इनमें से कौन सी फसल नहीं थी। पर अब जो बात करने वाले हैं वो है वो हमारा है कपास के बारे में। तो जो कपास है, उस कपास को क्या कहा जाता था? समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यताएं, अन्य सभ्यताएं थी, वहां इसको कहा गया है सिंडन। कपास का समकालीन सभ्यताओं में क्या नाम दिया है? क्योंकि कपास से वस्त्र, यानी रुई और रुई से वस्त्र बनाने का काम होता था। समकालीन सभ्यताओं में इसको क्या कहा गया है? सिंडन। महत्वपूर्ण शब्द है सिंडन, ध्यान रहे, महत्वपूर्ण शब्द है सिंडन। कपास को क्या कहते थे? सिंडन। महत्वपूर्ण शब्द है, समकालीन सभ्यताओं में इसको सिंडन कहा गया। इसके अलावा देखिए वस्त्रों की बात करें तो एक मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, एक चांदी का पात्र मिला है और उसके आसपास छोटा सा वस्त्र का खंड या टुकड़ा मिला है। तो यानी वस्त्र की भी यहां उत्पादन किया जाता था। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्या प्राप्त हुआ है? रजत पात्र प्राप्त हुआ है, और रजत यानी चांदी का बर्तन, और उसके पास वस्त्र का टुकड़ा, सूती वस्त्र का खंड मिला है लिपटा हुआ। तो यानी यहां पर इस कपास से ये चीजें भी बनती थी। कृषि के बारे में एक और चीज बात करें तो हल का साग से भी यहां से सिंधु सभ्यता में मिला है, वो मिला है बनवाली से। हल का एक खिलौना बना मिला है, हल का खिलौना बना हुआ मिला है, खिलौने के रूप में। और खिलौने उन्हीं चीजों के बनते हैं जो प्रचलित होती हैं। तो खिलौने नहीं मिला, केवल एक ही मिला है, जो कहां से मिला है? बनवाली, हरियाणा से। तो ये कुछ चीजें हैं कृषि के बारे में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है सिंडन। कपास के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था। वस्त्रों से ये परिचित थे।
हल्का खिलौने का साग से मिला है बनवाली से, और मोहनजोदड़ो से रजत पात्र के साथ में वस्त्रखंड मिला है। देखिए कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो थी हमारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं कृषि के बाद दूसरी चीज पशुपालन। नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? पशुपालन। अब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय हो जाता है, प्राचीन काल में भी था और आज भी है। तो यहां पर जो पशुपालन के लिए कुछ चीजें मिली हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहां कुछ पशुओं के आकृति मिली है जो खिलौने के रूप में या मोहरों पर जिनका अंकन मिला है। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कुक्कुटमान या कुबड़ वाला पशु, कुक्कुटमान वर्षभ यानी बैल। कैसा? कुबड़ वाला बैल। कुक्कुटमान का मतलब क्या है? कुबड़ वाला बैल। और साथ में एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाला एक पशु है। ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। महत्व वाली जो विशेष बात है, प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अंकन या सर्वाधिक मान्यता किस पशु पर थी, तो कुक्कुटमान वर्षभ यानी कुबड़ वाला बैल और एक श्रृंगी पशु था। इसके अलावा यहां पर देखिए घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। किसके? घोड़े के। हालांकि घोड़ा नियमित प्रचलन में नहीं था। महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न यहां पूछा जा सकता है, नियमित प्रचलन में नहीं था यानी रोज के काम में नहीं लेते थे, क्योंकि हर जगह इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। किंतु कुछ जगह इसके साक्ष्य मिलने से ये पता चलता है कि ये लोग इस पशु से परिचित थे। तो इनमें बात करें नंबर 1 घोड़े के बारे में, तो जो इसके अस्थि पंजर हैं, अब देखिए इतिहासकार कुछ भी खोज निकालते हैं, तो जो अस्थि पंजर हैं वो मिले हैं सुरकोटड़ा गुजरात से। कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा कहां पर है? गुजरात में। तो नंबर 1 चीज घोड़े के बारे में ये हो गई। नंबर 2 इसके बारे में बात करें तो इसकी मिट्टी की मूर्ति मिली है लोथल से। घोड़े की जो मिट्टी की मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? मरण मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? लोथल से। नंबर 3 बात करें घोड़े के बारे में, तो इसका जबड़ा, अब खोज निकाला तो हमें जानकारी होना आवश्यक है। जबड़े की बात करें वो है महत्वपूर्ण जगह राणा भुंडाई। ये घोड़े के बारे में साक्ष्य मिले, अस्थि पंजर मिला है सुरकोटड़ा गुजरात से, मिट्टी की मूर्ति मिली है लोथल से, और जबड़ा जो मिला है वो मिला है राणा भुंडाई नामक स्थान से। कुछ अन्य पशुओं की बात करें, घोड़े के बाद में घोड़ा नियमित प्रचलन में नहीं था। जो महत्वपूर्ण पशु है वो ध्यान रहे, एक श्रृंगी पशु और कुक्कुटमान वृषभ। गाय यहां पर नियमित प्रचलन में नहीं थी, यानी गाय को अस्थिपंजर नहीं मिले हैं, तो इस आधार पर ना ही इसका मोहरों पर अंकन मिला। इस आधार पर कह सकते हैं गाय से ये ज्यादा लाग लपेट इनकी नहीं थी। गाय के अस्थिपंजर और अंकन, मोहरों पर अंकन नहीं मिला है इसका। किसका? गाय का अंकन और अस्थिपंजर भी नहीं मिले हैं, यानी यहां पर ऐसा मान सकते हैं कि गाय के बारे में ज्यादा परिचित नहीं थे या उसको पालतू पशु के रूप में काम में नहीं लेते थे। एक और है, हाथी के साक्ष्य जरूर मिले हैं। केवल एक स्थान पर मिले हैं हाथी के साक्ष्य, वो मिले हैं गुजरात में। जो गुजरात के निवासी थे, यानी लगभग जो जूनागढ़ है ये वाला हिस्सा था, वहां पर ये लोग हाथी पालते थे, यानी गुजरात निवासी। हाथी के बारे में कौन से लोग परिचित थे? गुजरात के आसपास के क्षेत्र में। तो ये था पशुपालन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, यानी कुक्कुटमान वर्षभ और एक श्रृंगी पशु महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये आ जाती है। घोड़े के बारे में बात करें तो घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से सुरकोटड़ा से मिले हैं, मिट्टी की मूर्ति लोथल से मिली है, और जबड़ा मिला है राणा भुंडाई से। गाय से ये परिचित नहीं थे। बाकी ऊंट कुत्तों का ये प्रचलन में था, ऊंटों के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पशुपालन के बाद हम बात करें शिल्प। अगला जो चीज देखते हैं 3 नंबर आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं यहाँ का शिल्प, जो सबसे महत्वपूर्ण है और काफी कुछ हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत सी चीजें शिल्प कला से यहाँ से प्राप्त होती है। तो
सबसे जो महत्वपूर्ण शिल्प है यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता में, वो था मन के निर्माण, यानी जो मिट्टी के या जो पत्थर होता था उसके मनके बनाने का, कारखाने का। तो महत्वपूर्ण जो था वो था मणके या मनके कह सकते हैं, मन के निर्माण का कार्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो लोथल से और चनहूदड़ों से। कहां से? मन के निर्माण कारखाना कहां था? लोथल और चनहूदड़ों से, यानी मन के निर्माण का कारखाना यहां पर प्रचलित था। लोथल और चनहूदड़ों से शिल्प के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें जितना याद हो सकता है उतनी करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो जाए कोई टेंशन लेने की, परेशानी होने की आवश्यकता कतई नहीं है। एक बार दो बार अगर इस क्लास को देखेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है शिल्प के बारे में, ये लोग धातु से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधुवासी लोहे से बिल्कुल भी परिचय इनका नहीं था, क्योंकि लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वैदिक सभ्यता के समय मिलता है, यानी लगभग आज से 3000 साल पहले। यहां पर ये लोहे से परिचित नहीं थे। कांसे से परिचित थे। किससे परिचित थे? कांसे से ये लोग परिचित थे। तो कांसा इन्होंने बनाया कैसे? तांबा और टिन मिलाकर, तांबा व टिन का मिश्रण करके इन्होंने किसका निर्माण किया था? कांसे का। यानी तांबे से भी परिचित थे और टिन से भी परिचित थे, और तभी ये कांसे का निर्माण कर पाए। महत्वपूर्ण चीज है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कांसे के निर्माण से परिचित थे। यहाँ जो शिल्पियों का एक जो श्रेणी होती है, जो शिल्पी का काम करते थे, जो शिल्पी के समुदाय होता था, वर्ग होता था, वो यहाँ पर कसेरा था। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है? कसेरा। ऐसा माना जाता है, हालांकि कहीं लिखा हुआ पढ़ा नहीं गया है, किंतु इतिहासकारों का मत है कि कसेरा नामक यहाँ पर जो शिल्पियों का समुदाय कार्य करता था। अब जो हड़प्पा है वहां पर जो बर्तन मिले हैं उन पर लेख और मानव आकृतियां भी अंकन मिला है। बर्तन मतलब मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, कहां से? हड़प्पा। हड़प्पा से बर्तनों पर किसका अंकन मिला है? मानव आकृति का अंकन। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मानव आकृति का अंकन और जो लेख मिला है वो मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। आकृति और लेख कहां से प्राप्त हुआ है? ये ध्यान रहे, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, किंतु मोहनजोदड़ो से नहीं हुआ। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से किस स्थान पर बर्तनों पर मानव आकृति और लेखों का अंकन नहीं मिला है? अब हम मोस्टली ये सोचेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो हुआ होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण स्थल थे, और अदर नाम वो डाल देगा। किंतु ध्यान रहे यहाँ मोहनजोदड़ो सही उत्तर होगा कि मोहनजोदड़ो में अंकन नहीं मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें जहां से शिल्पी के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है शिल्प के बारे में, तो ध्यान रहे मन के निर्माण यहाँ का महत्वपूर्ण व्यवसाय था, जो लोथल और चनहूदड़ो से जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं कारखाने का। अगली बात हम करते हैं यहाँ पर शिल्प के बारे में, तो मोहनजोदड़ो की करते हैं कि मोहनजोदड़ो से ऐसी कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है जो शिल्प से संबंधित रखती है। तो नंबर 1 बात करें शिल्प के बारे में, तो मोहनजोदड़ो से सीपी जो होती है, समुद्र से प्राप्त सीपियां होती है, उसकी गुणवत्ता या उनको मापने का पैमाना प्राप्त हुआ है। प्रश्न यहाँ हमारे लिए इतना ही काफी है, सीपियों का पैमाना। कहां से प्राप्त हुआ है? एक जगह लिख दिया मैंने, मोहनजोदड़ो से। नंबर 2 चीज शिल्प के बारे में केवल और केवल, क्योंकि हम मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं, क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं प्राप्त हुआ। हम जो केवल शिल्प के बारे में बात करें, सीपियों का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा तारों पर खिसकने वाले तारों पर खिसकने वाले जो खिलौने हैं वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। खिसकने वाले खिलौने। इसके अलावा ये तो सर्वविदित है, सर्वज्ञात है, कांस्य नर्तकी, एक नृत्य करती हुई कांस्य की महिला की प्रतिमा, वो भी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो ये शिल्प का ही उत्कृष्ट उदाहरण है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नंबर 2 बात करें हड़प्पा के बारे में,
कुछ महत्वपूर्ण शिल्प के स्थान देखते हैं हम, ज्यादा नहीं, बाकी हम विस्तार से एक एक के बारे में, नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहां पर सीपियों का पैमाना प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। तांबे के लिए जो गुणवत्ता या तांबे का पैमाना, गुणवत्ता को देखने के लिए या उसकी माप के लिए जो भी था, वो पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मणकों का हार, नंबर 2, मणके तो बनते थे कहां पर? चहुंदड़ों और लोथल से, और मणकों का हार यानी एक मोतियों को एक माला में पिरोया गया है, वो जो मणकों का, वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नंबर तीसरी चीज जो यहां से प्राप्त हुई है हड़प्पा से, वो है यहां से अन्न कूटने और पीसने की भी साक्ष्य कि यहां से अन्न को कूटा और पीसकर कुछ बनाया जाता होगा। कूटने व पीसने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नंबर तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान हम देखते हैं वो है लोथल से। तो लोथल से हाथी दांत और सोने के मनके, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत। और नंबर 2 सोने के मनके, यानी सोने से ये परिचित थे, सोने के भी यहां पर मोती मिले हैं। नंबर अगली बात करें तो वो है चनहूदड़ों से। तो चहुंदड़ों से एक विशेष चीज मिली है जो हमारे लिए अकल्पनीय है। चनहूदड़ों से क्या मिला है? एक तो दवात, यानी लिखने के लिए ऐसा माना जाता है कि दवात का प्रयोग करते थे। और नंबर 2 अधरराज, इतिहासकारों ने इसके लिए अधरराज शब्द का ही प्रयोग किया है। क्या होता है अधरराज? महत्वपूर्ण चीज है। अधरराज लिपस्टिक को कहते हैं, जो महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है, अधरराज लिपस्टिक। तो अधरराज कैसे हो गई? होठों पर राज करती हैं, लगा लो। तो अधरराज और दवात कहां से मिले हैं? चहुंदड़ों से मिले हैं। तो ये शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सीपियों का पैमाना, तारों पर खिसकने वाले खिलौने और साथ में कांस्य नर्तकी मिली है। साथ ही बात करें हड़प्पा पर तांबे का पैमाना मिला है, मणकों का हार मिला है, अन्न कूटने और पीसने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथीदांत, सोने के मनके और चहुंदड़ों से दवात और लिपस्टिक ये प्राप्त हुए हैं। यानी ये शिल्प के बारे में हमारी जानकारी कंप्लीट होती है, यानी ये शिल्प इतना ही था। अब अगला देखते हैं व्यापार वाणिज्य, जो इस सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार था। कृषि के बाद सबसे बड़ा जो चीज थी वो है नंबर 4, और किसी भी सभ्यता का आधार होता है व्यापार। यहाँ सिंधु सभ्यता इस व्यापार पर आधारित थी। तो इसका देखिए एक सिंधु सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया है। समकालीन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की, व्यापार के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसी के समकालीन थी। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां पर कुछ जो मोहरें मिली हैं और जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया से जो क्या मिले हैं? साहित्यिक साक्ष्य। उन साक्ष्यों पर 3 स्थानों के नाम प्राप्त हुए, जिनमें नंबर 1 डिलमन, और डिलमन जिसको बहरीन को कहते थे, बहरीन जो है उसको डिलमन शब्द प्रयोग में लिया है। नंबर 2 जो शब्द है वो है मगरान या मागन, मागन शब्द मिला है, उसको मकरान या मगरान के नाम से जानते हैं। क्या मिला है? मगन या मागन, और उसके लिए शब्द क्या काम में लिया गया है? मगरान या मकरान भी कह सकते हैं हम इसको। और जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा शब्द है वो है हमारे लिए काम की चीज, वो है मेलुआ। और मेहलुआ किसको कहते थे? सिंधु सभ्यता के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया गया है। सिंधु सभ्यता या जो पूरी सिंधु सभ्यता है जो सिंध प्रांत के आसपास थी उसके लिए एक शब्द काम में लिया है। इसका एक दूसरा उदाहरण और हाल ही में देखिए, एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, लेखक है डॉक्टर आमीश त्रिपाठी, उनकी पुस्तक है मेलुआ के मृत्युंजय, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो मेलुआ के मृत्युंजय सिंधु वहां पर कहा गया है शिव को। तो यहां पर मेलुआ शब्द काम में लिया गया है किसके लिए? सिंधु के लिए। कहां से? मेसोपोटामिया से। जो साहित्यिक साक्ष्य और जो
मिले हैं मोहर, उन पर मेलवा शब्द, ये 3 शब्द मिले हैं जिनमें अलग अलग का संबंध अलग अलग से कर दिया गया, मेलवा सिंधु को कहा गया है। आगे बात करते हैं, यानी प्रश्न आ जाए मेलवा किसके लिए प्रयुक्त था? सिंधु के लिए। डिलमन, बहरीन, मागन, मकरान के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो यानी सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से था, ये हम इस आधार पर साबित कर सकते हैं। दूसरा जो है व्यापार है, व्यापार वस्तु विनिमय आधारित था, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना। व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय आधारित, यानी वस्तु के बदले हम कोई वस्तु देते हैं, उसके बदले में वस्तु हमें मिलती है। स्थलीय व्यापार की बात करें तो स्थलीय व्यापार में बिचौलिए का काम करता था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें क्या था? भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो तो अफगानिस्तान है वो भारत और मेसोपोटामिया या यूरोप के मध्य जो और सभ्यताएं थी, यूरोप से पहले यानी मिस्र की सभ्यताएं, रोम और ये जो सभ्यताएं थी जो जिनका समापन भी हो चुका था और कुछ अस्तित्व में थी, उनके साथ स्थलीय व्यापार जो था उनके मध्यस्थ में जो काम कर रहे थे वो अफगानिस्तान और ईरान था, जो यहाँ बिचौलिए का काम करता था। क्या था? बिचौलिया यानी मध्यस्थता, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना और ले जाना। नंबर 3 जो बात करें या अगली जो बात करें वो है जलीय व्यापार। और जलीय व्यापार भी मेसोपोटामिया के साथ था, किंतु उसमें जो बिचौलिया था वो मकरान था, जो दोनों के मध्य पड़ता था। मकरान बिचौलिया का काम करता था। हमारे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा गहराई में जाओगे ठंड मर जाओगे। तो जलीय व्यापार में मध्यस्थता का काम करता था मकरान। इसके अलावा इसका एक उदाहरण है कि वह व्यापार था, तो किस आधार पर कह सकते हैं? तो इसका जो आधार माना गया है वो लोथल से एक मोहर मिली है, जो कहाँ की है? फारस की। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि लोथल से फारस की क्या मिली है? मोहर मिली है एक, और उससे आधार पर कह सकते हैं कि व्यापार का एक जगह से दूसरी जगह था। इसके अलावा साथ ही जो बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो में थी वो भी प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहर कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। देखिए महत्वपूर्ण, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है इस सभ्यता में। अगली बात करें इसमें तो जो मोहरों पर जो उत्कीर्ण चित्र हैं उसमें समानता मिलती है मेसोपोटामिया से भी और सिंधु सभ्यता में। जैसे सिंधु सभ्यता में भी आपस में जो विभिन्न नगर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, उनमें भी आपस में ऐसे पशुओं का अंकन मिलता है, जैसे कुक्कुट, मानवर्षभ और एक श्रृंगी पशु बताया, तो वो हड़प्पा में भी है, मोहनजोदड़ो में भी है और बाहर भी है, यानी मेसोपोटामिया में भी उन पशुओं का अंकन मिलता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि इनमें कुछ समानता तो रही होगी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ उत्कीर्ण जो चित्र हैं उसमें समानता पर आधारित पर हम व्यापार के लिए कह सकते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण और मैं देता हूं। मोहनजोदड़ो जो है वहां से एक मार्शल जो है, इतिहासकार सर जॉन मार्शल, तो मार्शल को एक मोहर प्राप्त हुई है। किसको? मार्शल को मोहनजोदड़ो से। कहां से? मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, और मोहर पर क्या है? व्यक्ति टाइगर से लड़ रहा है। टाइगर यानी चीता, टाइगर से लड़ते हुए। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ऐसी एक मोहर मिली है जिसपे एक आदमी टाइगर से लड़ रहा है। इसका समीकरण ऐसा कर सकते हैं कि जो बेबीलोन की सभ्यता थी समकालीन, उस सभ्यता में एक महाकाव्य है गिलगिमेश, उससे इसका संबंध किया जाता है, तो बेबीलोन के गिलगिमेश महाकाव्य से। यहां ये भी प्रश्न बन सकता है, बेबीलोन के गिलगिमेश महाकाव्य से इसका संबंध किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं व्यापार के लिए। स्थल जल वस्तु व्यापार विनिमय आधारित था। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान, ईरान, बिचौलिया था। जलीय व्यापार मकरान
बिचौलिया था। लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहर जो बाहर की है मेसोपोटामिया की, वो कालीबंगा से। मार्शल को एक मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुई है टाइगर से लड़ते हुए की, जिसमें गिलगिमेश महाकाव्य से संबंध है जो बेबीलोन का महाकाव्य था। आगे कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए। तो जो मिट्टी का जहाज है उसका भी नमूना प्राप्त हुआ है। मिट्टी का एक जहाज है जिसको चित्र बना हुआ मिला है लोथल से, क्योंकि लोथल तो गोदीवाड़ा भी मिला है, यानी समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो लोथल से क्या मिला है, एक मुहर प्राप्त हुई है, और उस मुहर पर, लोथल से जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें एक जहाज का नमूना है। जहाज का नमूना जो क्या सिद्ध करता है कि भारत का समुद्र या सिंधु सभ्यता का जलीय व्यापार था या समुद्री व्यापार था, यानी जहाजों के जरिए, नावों के जरिए भी व्यापार का साक्ष्य यहां से मिलता है। अब कुछ वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी चीज थी, अब कुछ वस्तुएं जो आयात की जाती थी भारत में, बाहर से जो आयात की जाने वाली वस्तुएं, कुछ वस्तुएं जो बाहर से मंगाई जाती थी, एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोना। महत्वपूर्ण धातु था जो कहां से प्राप्त होता था, एक तो होता था अफगानिस्तान, नंबर 2 कर्नाटक जहां आज भी निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण 2 स्थल तो सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक और अफगानिस्तान। इसके अलावा फारस और कश्मीर से भी और फारस से भी क्या प्राप्त होता था, सोना प्राप्त करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नंबर 2 चांदी या रजत की बात करें, चांदी की बात करें तो चांदी जो प्राप्त होती थी वो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आती थी। अफगानिस्तान और दूसरा जो है महत्वपूर्ण वो है ईरान। 2 धातुएं हो गई। नंबर 3 जो बात करें टिन, वो भी अफगानिस्तान और ईरान से ही आता था, क्योंकि टिन और तांबे को मिलाकर ये कांसे का निर्माण करते थे। टिन कहां से आता था, ईरान और वही अफगानिस्तान। देखिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है धातु निर्माण कला। टिन से और तांबे से मिलाकर इन्होंने कांसे का निर्माण कर लिया। अगली वस्तु देखते टिन में जो तांबा मिलाया जाता था, नंबर 4। तो तांबा प्राचीन काल से राजस्थान महत्वपूर्ण स्थल रहा है तांबे का, और साथ में बलूचिस्तान, यहां से क्या प्राप्त होता था, तांबा। नंबर 5वीं धातु की हम बात करते हैं वो है लाजवर्द मणि, जिसको कहा जाता है वो बदकसा और मेसोपोटामिया से, लाल रंग की होती थी लाजवर्द। कहां से, बदकसा, और बदकसा के अलावा हम मान सकते हैं मेसोपोटामिया, सॉरी मेसोपोटामिया और बदखसा से क्या प्राप्त होती थी, लाजवर्द मणि। इसके अलावा फिरोजा एक पत्थर ही था, मणि ही था, तो जो फिरोजा प्राप्त होता था वो भी ईरान से होता था। नंबर 6 धातु की बात करें, फिरोजा, तो फिरोजा कहां से प्राप्त होता था, ईरान से। नंबर 7 और शंख और सीपी जो थे वो मिलते थे सौराष्ट्र से, गुजरात के आसपास। शंख और सीपियां कहां से प्राप्त होती थी, सौराष्ट्र प्रांत है गुजरात में, वहां से शंख और सीपी का प्रयोग होता था। इसके अलावा सीसा राजस्थान से। आगे देखते हैं नंबर 8, सीसा कहां से, राजस्थान, और इसके अलावा बलूचिस्तान का इलाका था, अफगानिस्तान का इलाका था, ईरान था, जहां से सीसा प्राप्त होता था। कुछ और अन्य वस्तुओं के बारे में देखते हैं। देखिए सोना अफगानिस्तान, कर्नाटक, कश्मीर, फारस से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। टिन ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से। लाजवर्द मणि बदकसा मेसोपोटामिया से। फिरोजा ईरान से। शंख और सीपिया सौराष्ट्र से। सीसा
और राजस्थान से प्राप्त होता था। कुछ और जो हैं उसकी बात करते हैं। अगले हम देखते हैं नंबर जो भी हैं 8 हो गए, लगभग हमारा 9वीं। तो वो हम देखते हैं कि एक सैलखड़ी पत्थर होता था जिसका ये मणके बनते थे, सैलखड़ी। तो सैलखड़ी प्राप्त होता था राजस्थान से और गुजरात से। महत्वपूर्ण गुजरात था, राजस्थान की बजाय भी गुजरात महत्वपूर्ण था जहां से ये प्राप्त होता था। गोमेद बात करें, गोमेद भी एक वस्तु के रूप में काम में लेते थे ये, तो वो था गुजरात। अगली बात करें कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे जिनमें नीलमणि था वो महाराष्ट्र से, और हरितमणि 11वां, नीलमणि तो कहां से प्राप्त होता था, महाराष्ट्र। और नंबर 12 हरितमणि भारत के, यानी यूं कहे कि भारत से बाहर मध्य एशिया से लगभग ईरान से प्राप्त होता था। कहां से, मध्य एशिया या ईरान से प्राप्त होता था। ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जो प्राप्त होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। लगभग ये हमारे लिए काफी हैं इतना। और बाकी देखिए आर्थिक स्थिति में हम 4 चीज पढ़े हैं। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 शिल्प और नंबर 4 व्यापार। एक एक करके बारे में, इनके बारे में कहां से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। क्या क्या इनमें जो मिला है या कहां पर नहीं मिला है, मेसोपोटामी से क्या मिला है, वो हम विस्तार से हमने चर्चा की है। और जो अगली क्लास हम लेने वाले हैं वो है धार्मिक स्थिति, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करने की। धन्यवाद।